हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपके साथ पाक्षिक मूल्यांकन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स के आंसर्स के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के साथ अक्टूबर माह के पाक्षिक मूल्यांकन रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शोषण शब्द का उपयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है इसका, वह घटना जब अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ होता है तब उस समय हम शोषण शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो उत्तर है इसका, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर वॉन्डर वॉल आकर्षण जो है वो टूट जाता है। प्रश्न तीसरा, बहुआण्विक कोलाइडल किसे कहते हैं या कोलाइड किसे कहते हैं। तो वे कोलाइड कण जो 10⁻⁹ m या उससे भी कम आकार के कणों के समूहन से बनते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। इन समूहों में अणु एवं परमाणु परस्पर वॉन्डर वॉल बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, CaC2 + N2 1000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, तो जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं यानी A + B, उनमें A और B का सूत्र लिखिए। तो A और B का सूत्र पूछ रहा है। तो जब ये कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब बनता है कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, CaCN2 + C यहाँ पर B है और A आपका है नाइट्रोलियम, जिसको कैल्शियम साइनेमाइड कहते हैं, और B यहाँ पर है कार्बन। अगला प्रश्न है, प्रीकोजेन किसे कहते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है इसमें प्रीकोजन जो है उसका आंसर जो है इससे सिमिलर वर्ड मिलता हुआ निकोजेन, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं PNICOGENS, निकोजेंस। ठीक है, तो इसका आंसर्स है दीर्घ आवर्त सारणी के प्रथम 15वें समूह, जिसको हम बोलते हैं 5th A ग्रुप का 5वां तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होते हैं, उस तत्व को हम निकोजेंस कहते हैं। इसमें प्रीकोजेंस की जो है वो आंसर्स कहीं नहीं है, लेकिन अगर इससे सिमिलर वर्ड्स जो है उसका आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर दिया है निकोजेंस, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रीकोजेंस जो है वो निकोजेंस के सिमिलर है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे रिलेटेड कोई आंसर्स आपको मिलते हैं तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला है आपका, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, इसका कारण बताइए। तो फ्लोरीन जो है यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो स्किप है आपके क्वेश्चन में ही 6 मार्क्स का, तो 6 नंबर का। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों। फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा और संगठित पी कक्षक होने के कारण आगंतुक इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है। ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन का ये विरोध करता है। फलस्वरूप फ्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो रहती है कम होती है, अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो रहेगी वो, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो रहती है वो सबसे अधिक होती है। क्या होता है जब SO3 गैस को जल में प्रवाहित करते हैं। SO3 गैस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। प्रश्न 9 से 11 तक के 2 अंक आवंटित हैं। देखिए, नदी और समुद्र के जल जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, क्यों। तो इसका उत्तर है, नदी के पानी में रेत के कण तथा अन्य पदार्थ निलंबित रहते हैं। ठीक है, जब नदी समुद्र से मिलती है तो समुद्र में उपस्थित, समुद्र है तो उसमें नमक होगा NaCl, और अन्य विद्युत अपघट्य में प्राप्त आयनों में से रेत के कण तथा अन्य पदार्थ का आवेश नष्ट हो जाता है, जिससे वे नदी के मुहाने पर अवक्षेपित होकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है उसकी संरचना जो है वो दी हुई है। इसमें अवक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है, स्कंदित रेत के कण है, यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है, नदी का तट है और ये समुद्र का पानी है जिसमें अलग अलग जो आयंस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें स्कंदन की प्रक्रिया होती है, आवेशित कण जो रहते हैं वो क्या बनाते हैं, स्कंदित होकर के डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, SO2 एवं क्लोरीन की विरंजन क्रिया में अंतर लिखिए। क्लोरीन का विरंजन प्रभाव ऑक्सीकरण द्वारा होता है और वो स्थायी होता है, जो हवा में रखने पर वापस नहीं जाता, मतलब ब्लीचिंग मतलब प्रक्रिया होती है। क्लोरीन वो परमानेंट ब्लीच करता है किसी भी चीज़ को, और वो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होती है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कोई भी क्लोरीनेशन प्रोसेस, क्लोरीन के साथ जब हम ब्लीचिंग कराते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, रंग युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या
क्लोरीन का ब्लीचिंग एजेंट जो भी हम ले रहे हैं, तो उसके साथ हमको मिलेगा रंगहीन पदार्थ, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाता है। जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जो विरंजन की क्रिया होती है वो अपचयन के द्वारा होती है, रिडक्शन प्रोसेस है, इसलिए इसका विरंजन जो रहता है वो अस्थायी होता है, जो वापस रंगीन पदार्थ में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है रंगहीन अपचयी पदार्थ SO2 रिडक्शन के फलस्वरूप रंगीन पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा और वायु द्वारा पुनः ऑक्सीडाइज होकर के रंगहीन अपचयित पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, ठीक है। अगला है आपका नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 है, जबकि फॉस्फोरस का अणुसूत्र P4 है। क्यों? नाइट्रोजन के परमाणु छोटी परमाणु त्रिज्या के कारण आपस में पी पाई बंध बनाकर आपस में अष्टक पूर्ण कर लेते हैं तथा ये हमेशा N2 के फॉर्म में रहते हैं। इसका आकार छोटा होता है और अपना ऑक्टेन पूर्ण करने के लिए पी पाई बॉन्ड जो है वो आसानी से बना लेते हैं और डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। जबकि फॉस्फोरस में बड़े आकार के कण पी पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये ठोस P4 या P4 ठोस अवस्था के रूप में ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं, बहुलीकृत हो जाते हैं। प्रश्न 12 और 13 इस पर 3 अंक का आवंटित है। इसमें प्रश्न है 12वां नंबर का, हार्डी शुल्जे का नियम उदाहरण देकर के समझाइए। तो हार्डी शुल्जे का नियम स्कंदन पर आधारित था। तो विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं वो किस प्रकार स्कंदित होते हैं, उसकी स्कंदन शक्ति कैसे होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, उसको लेकर के हार्डी शुल्जे ने एक नियम दिया था जिसे हम हार्डी शुल्जे का नियम कहते हैं। आप ये लाइन आप और इंक्लूड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें एक नियम बताया है और कुछ और इसका और ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। तो नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति जो प्रभाव होता है, मतलब उसको स्कंदन प्रेसिपिटेट करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावी आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जितना प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। इसका उदाहरण हम देख रहे हैं, उदाहरण पूछा गया तो उदाहरण लिख रहे हैं कि ऋण आवेशित जो कोलाइडे विलयन है उसकी स्कंदन क्षमता इसमें दिया हुआ है और उसके बाद इसी प्रकार जब किसी धनावेशित कोलाइडे विलयन को स्कंदन करने की क्षमता जो है उसका क्रम दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनता है, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl एक्वस फॉर्म में है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है N2 गैस, H2O लिक्विड और NaCl एक्वस फॉर्म में। इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनता है जो कि अशुद्धि के रूप में होता है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए गैसों का पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलीय विलयन में से प्रवाहित किया जाता है। तो इन अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। अगला है आपका, इसी में ही आप और प्रयोगशाला में ये भी रिएक्शन से आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट कराते हैं तब भी नाइट्रोजन गैस बनती है। NH4 Cr2O7 इसको हम हीट कराते हैं तो बनेगा N2 + 4H2O + Cr2O3। अगला है ब्रोमीन एजाइड, ठीक है। ब्रोमीन एजाइड है ब्रोमीन नहीं, बेरियम एजाइड BaN3 ठीक है, को हम ताप पर किसी टेम्परेचर पर इसको अपघटित कराते हैं तो हमको जो प्राप्त होने वाला नाइट्रोजन है वो अति शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें हमको मिलेगा Ba और 3N2, यहाँ पर N3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 और 15वां नंबर का प्रश्न है जो कि जिस पर 5 अंक आवंटित है। देखिए पहला 14वां नंबर का प्रश्न कहता है, अपोहन क्या है, अपोहन द्वारा कोलाइडे विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। उत्तर है, अपोहन क्या होता है कि सॉल से आयन या अणु की अशुद्धियों का पारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा अलग अलग करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रम को हम अपोहन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाते हैं। देखिए अपोहन मतलब क्या है, इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो विसरित अणु होते हैं उसको क्या करते हैं, उससे जो अशुद्धियाँ होती है, जो अणुओं में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं या जो सॉल बना है उसमें जो आयन होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये प्रोसेस जो है वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा
पूरी होती है। तो यही प्रक्रम जो है जिसको हम अपोहन कहते हैं, और जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम अपोहक कहते हैं। अब अपोहन की प्रक्रिया जो है वो कोलाइडी विलयन का शोधन हम कैसे करेंगे? तो देखिए, जंतु झिल्ली या फिर चर्म पत्र लगे एक बेलनकार पात्र में कोलाइडी सॉल्ट डालकर एक बीकर में लटका देते हैं। इसमें जल लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे कोलाइड में उपस्थित विद्युत अपघट्य विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं। ठंडे जल में यह क्रिया धीमी होती है, तब इस गर्म जल में क्रिया कराई जाती है, जिसे गर्म अपोहन कहा जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको अपोहन की प्रक्रिया। तो ये अपोहन की प्रक्रिया ग्राहम का अपोहन है, और ये है विलियन अपोहन, विद्युत अपोहन। तो ये दोनों प्रक्रिया में क्या है, हमने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पार्चमेंट झिल्ली जो बैग है उससे हम इसको सेपरेट करते हैं, और इसमें लगातार हम वाटर डालते जाते हैं, जिससे क्या होगा, इसमें जो उपस्थित जो आयनों में उपस्थित जो आयनों में जो अशुद्धियाँ हैं या फिर सॉल में जो आयन्स हैं वो जो है वो सेपरेट होने लग जाते हैं, जिससे वो प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, और ये जो झिल्ली के द्वारा विसरण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती जाती है। जो बीच में भरा हुआ है वो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, वाटर के साथ ये रिएक्ट करता जाएगा, और उस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वहाँ से अशुद्ध पदार्थ जो है वो बाहर होते जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टिंडल का प्रभाव और वैद्युत कंसंचरण प्रभाव को समझाइए। तो देखिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलयन में प्रकाशीय गुण होते हैं। प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन से गुजारने पर उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है, परंतु जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो उसका मार्ग प्रदीप्त हो जाता है, मतलब वो हमको दिखाई देने लगता है, एवं अंधेरे में एक चमकीली शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु, और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग जो होती है उस प्रोसेस के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसका उदाहरण है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण जब किसी रोशन जान से होकर गुजरती है, आपने घर में भी देखा होगा, अगर रोशन जान से कभी कभी लाइट जो है वो सूर्य की किरणें गुजरती है और वो कमरे में प्रवेश करती है, तो उसमें धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो है वो स्कैटरिंग के प्रोसेस के कारण होती है, और वो एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसका एक चित्र है कि आप इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। अब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम इसमें प्रकाश की किरण पुंज डालते हैं तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, चमकीला टिंडल कुंज, जिसे टिंडल शंकु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो स्कैटरिंग की प्रोसेस के कारण दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर लिखा है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है वैद्युत कण संचरण। इसमें 2 टॉपिक दिया था, तो वैद्युत कण संचरण दूसरा टॉपिक है। किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचरण कहलाता है। जो सॉल है, कोलाइडल सॉल है, उस सॉल में यदि आप किसी भी प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस सॉल में उपस्थित जो आयन है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लग जाते हैं, जाने लग जाते हैं, या उसकी ओर अभिगमन करना शुरू कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोलाइडल सॉल में कैथोड की ओर अभिगमन धन कण संचलन कहलाता है। एनोड की ओर होने वाला अभिगमन ऋण कण संचलन कहलाता है, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव का है, इसलिए उसके पास कौन से आयन जाएंगे, वो जाएंगे धन आवेशित आयन। तो इसलिए उसको हम धन कण संचलन, क्योंकि धन आयन जा रहे हैं इसलिए उसको हम धन कण संचलन कहते हैं, और ऋण आयन जाते हैं तो उसको हम ऋण कण संचलन कहते हैं, जो कि एनोड की ओर होता है। इसका महत्व क्या है? कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में, हम उसको प्रेसिपिटेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें चार्ज, कौन से चार्ज है वो प्रेजेंट है, किसमें कौन सा चार्ज है, उसको हम सेपरेट करने के लिए भी या पृथक्करण करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण है इसमें आर्सेनिक सल्फाइड जो है कि कण जो कि ऋण आवेशित युक्त होते हैं, एनोड की ओर चलकर वहाँ अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडल कणों का विद्युत प्रभाव से इस प्रकार का अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे AS2S3 जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन उसका ले रहे हैं। चूँकि ये ऋणावेशित होते हैं इसलिए ये किस ओर जाएंगे, एनोड की ओर जो है वो इसका गमन होने लग जाता है। आप देख सकते हैं एरो का साइन जो है वो एनोड की तरफ दे रहा है। जो इसमें डॉट बने हैं वो कण है किसके, कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित आर्सेनिक है उसके सॉल्यूशन के। तो इसमें यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, चूँकि ये क्या है
कि कैसा है, ऋणावेशित होता है, इसलिए वो किस ओर जाने लग जाता है, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड धनावेशित होता है तो इसलिए एनोड की ओर होने वाला अभिगमन जो था वो कैसा था, ऋण कण संचलन था। तो यहाँ पे चित्र आप इसका दे सकते हैं। इसके साथ आपका ये असाइनमेंट का आंसर्स कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारे आंसर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले आंसर्स जो है वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।